बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उसामा बिन लादेन के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर भी मुबैना तौर पर पाकिस्तान में मारा गया और दूसरी जानिब अमरीकी सदर बराक ओबामा का यह ऐलान कि पाकिस्तान समेत कहीं भी जहां पर अमरीकी मफादात को खतरा होगा कार्रवाइयां की जाएंगी। तो क्या बराक ओबामा की जानिब से पाकिस्तान में आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में कार्रवाइयों की, हमलों की धमकी दे दी गई है? आने वाले हालात मजीद कितनी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और क्या पाकिस्तान की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज दोनों ही फ्लॉप हो चुकी हैं और डूम वॉर का जो मुतालिबा है उसने पाकिस्तान को क्या वाकई ही बेपनाह कमजोर कर दिया? इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पैनामा लीक्स को अगर सामने रखते हैं तो बड़े बड़े मंसूबों का इफ्तिताह किया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। उसके बाद इलाज की गर्ज से वो लंदन जा पहुंचे हैं। मौलाना साहब भी वहां पर मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी भी मौजूद हैं। तीनों बड़े सियासी कायदीन इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। बेपनाह ऐसे सवालात हैं जो जहनों में जन्म ले चुके हैं। दूसरी जानिब इमरान खान भी पनामा लीक्स को सामने रखते हुए बड़े जलसे कर रहे हैं और हुकूमत को टफ टाइम देने की भरपूर तैयारी किए बैठे हैं। ये सारी सूरत हाल इस मुल्क को किस जानिब ले जाएगी और पनामा लीक्स का ये ऊंट किस करवट बैठेगा, यकीनन इस पर भी बात होगी। लाहौर में किसानों का एहतजाज अभी भी जारी है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। इंतखाबात जीतने की जब भी बात आती है तो दावा यही किया जाता है कि अपने किसान को हम खुशहाल करेंगे। ये किसान खुशहाल कभी नहीं हो पाया। इंतखाबात जीतने के बाद इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। मुआशी अहदाफ की अगर बात करें पाकिस्तान की तो ये किस हद तक गिर चुके हैं, दिल दहला देने वाले इंकशाफात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासेस साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के हवाले से। अमेरिकी सदर बराक ओबामा का ये ऐलान कि पाकिस्तान समेत जहां भी अमेरिकी मफादात को खतरा होगा वहां पर कार्रवाइयां की जाएंगी, क्या समझते कि पाकिस्तान को धमकी दे दी गई है कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद ऐसे हमले हो सकते हैं? आपने बड़ा, मेरा ख्याल है, उसको माइल्ड कोट किया। ऐसे नहीं कहा उसने, ओबामा ने, कि हमारे मफादात को खतरा हुआ। उन्होंने कहा जनाब कि अब हमें जंग पाकिस्तान के अंदर भी जाकर लड़नी पड़ी, मारना पड़ा, हम मारेंगे। इसमें बड़ा फ़र्क है जो बात आप कह रही हैं और जो बात उस ओबामा ने की है वो और चीज़ है। उसका मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं हार्ट परसूट। वो ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे जो लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं नेटो फोर्सेस के खिलाफ अफगानिस्तान में, और वो पाकिस्तान से आते हैं, कार्रवाइयाँ करके वापस आ जाते हैं, आपकी दफ़ा हम सिर्फ पाकिस्तान के नॉलेज में नहीं लाएंगे कि जनाब फलां लोग जो हैं फलां जगह पे आए थे, उन्होंने हमले किए, वापस चले गए। अब वो एक और बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा उन लोगों को मारने के लिए अब हम पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे। ये बड़ी खौफनाक चीज़ है और जिसको हमने, मेरा ख्याल है, पाकिस्तान में बड़ी संजीदगी से नहीं लिया गया। मैं आज सारा दिन मैंने उस पर देखे टॉक्स, उस पर अखबारात को भी देखा है, टॉक शोज़ भी मैं देखे हैं। एक तो हमारे अंदर जो एक हमने बनाई हुई है ना, एक उसको आप कह सकते हैं हमारा प्राइड, हमारी सॉवरेनिटी, जो नारे हम लगाते हैं, वो नारे भी मैं सुन रहा था। इवन उन लोगों के मैं सुन रहा था आज किसी टॉक शो में कि जिन्होंने दुबई में प्रॉपर्टीज ली हैं, जिन्हें पाकिस्तान पे एतबार नहीं है, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, पाकिस्तान में घर नहीं खरीदना चाहते हैं, यहाँ से करोड़ों रुपए उन्होंने वहाँ से भेजे बहर उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। वो भी टीवी पे मैं सुन रहा था कि वो भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के अलावा हवाले से बड़े परेशान थे, हमारे ऊपर हमला हो गया है, हमारे ऊपर फलां हो गया। एक चीज़ जो पाकिस्तान हम नहीं समझेंगे, ये आज की बात नहीं, बड़ी पुरानी बात है। अमेरिकन बड़े अरसे से कह रहे थे, नेटो भी कह रहा था कि जो आपने क्वेटा शूरा बनाई हुई ना वहाँ पे क्वेटा में, आप वहाँ पे जितने अफगानी लड़ते हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं, अमेरिकन के खिलाफ, नेटो के खिलाफ, वो लड़ के आते हैं, उनका इलाज भी होता है, उनकी वहाँ पे बाकायदा उनका ख्याल भी किया जाता है। और कई दफ़ा महमूद अचकज़ई ने ये वहाँ पे खड़े होकर बात भी की है। यहाँ तक भी कहा गया है कि आपके क्वेटा की जो आपकी डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन है, वो बड़ी हद तक बदल गई है कि बहुत सारे पंजाबी या सराइकी सेटलर्स को जो मारा गया था, उनको वहाँ से भगाया गया, तो उनकी जगह जो ज़मीनें ली हैं, जो घर लिए हैं शहरों में, वो अफगानियों ने लिए हैं, जिनके पासपोर्ट भी बने हैं, जिनके आपके नेशनल आपके कार्ड्स भी बने हैं। अब क्वेटा की बड़ी हद तक जो पॉपुलेशन है ना उसमें आपको अब आज ज़्यादा तादाद में बलोच मिलेगा, ना सराइकी सेटलर मिलेगा, ना पंजाबी सेटलर मिलेगा। ज़्यादातर जो लोकल आपको पश्तून है वो मिलेगा, और उसके साथ जो अफगानिस्तान से जो लोग आए हैं वो सेटल कर दिया बाप ने। ये बाकायदा, ये आपको प्रूवन मैं बात बता रहा हूँ, आमिर साहब तो गए हुए, ये आपको तफसील से आगे बताएंगे। हम जब ये बात करते हैं सॉवरेनिटी की, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आपके यहाँ उसामा बिन लादेन पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, तो मेरा ख्याल दुनिया आपकी बात नहीं मानेगी। आप उस पर लाख भी कहते रहें जी कि हमें नहीं पता था, नहीं जी आपको हमें बताना चाहिए था, वो नहीं मानेंगे। अब मुल्ला अख्तर साहब आपके यहाँ मारे गए हैं, आप उसी तरीके जैसे किसी चौक पे बंदा पकड़ा जाता है ऑन कैमरा, बिल्कुल हम उसी तरीके से पकड़े गए हैं। वो जो हमारी फॉरेन और हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज थी वो बुरे तरीके से एक्सपोज हुई हैं। इस वक्त खित्ते में जो 3-4 ममालिक हैं
उन तमाम के साथ हमारी लड़ाई है। ईरान के साथ जो हमने किया, ईरानी प्रेसिडेंट के साथ पाकिस्तान बुला के, वो सबके सामने है। जो अफगानिस्तान को हमसे शिकायतें हैं कि जो वहाँ पे हमले करवाते थे उनकी मार्केट्स में, ये तालिबान है, उनका लीडर हमारे यहाँ से मारा गया है। भारत को चलो छोड़ ही दें कि हमारी जी उसके साथ बड़ी पुरानी दुश्मनी है। आज आप देखें मोदी की वहाँ क्या गुफ्तगू हुई है ईरान में, उनके मुआहदे देखें, उनके तल्लुकात देखें। यहाँ पे ईरानी ये प्रेसिडेंट है, हमने डिप्लोमेटिकली उनको यहाँ पे उनको एम्बेरस किया, उनके खिलाफ हमने खुद अपनी खबरें लीक की, हमने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, सारी चीज़ें लीक की। मान लेते हैं कि उसमें अगेन ईरानियन का रोल होगा, एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं जो हमने फॉलो नहीं की। अब आप देख लें कि वहाँ पे अब उनका तल्लुकात बढ़ गए इंडिया के। आपके बॉर्डर पे एक ईरान जैसा मुल्क अब आपको हॉस्टाइल हो गया है। इधर से मशरक में आपको इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, उधर बलूचिस्तान बॉर्डर सारा आपको उसके साथ लगता है, आपके ईरान के साथ। आपके यहाँ पे चले जाएं, नॉर्थ में चले जाएं तो अफगानिस्तान के मसले हैं। तो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, ना मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई इस पर एक्सपर्ट हूँ, इस पर सिक्योरिटी पे या फॉरेन अफेयर्स पे। ये बात मान लें कि हम कोई बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना कि अब पाकिस्तान के अंदर जाके हमले करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये एक वो कहते हैं ऊंट की कमर पे आखिरी ये लास्ट ये तिनका है। समझना हमने फिर भी नहीं है, लाख आप भाषण देते रहे टीवी पे, हम खुद मुख्तार हैं, हमारी सॉवरेनिटी है। भाई जब तक आप अपने घर को ठीक नहीं करेंगे तो दुनिया फिर आके आपको ठीक करेगी। ये पहले भी हुआ था, अब उन्होंने फिर भी किया है, और रही सही कसर जो ओबामा ने पूरी कर दी है। उन्होंने आप तैयार रहें, आपकी दफा में जो पता चलेगा, यहाँ से आपके यहाँ लोग आते हैं, हमले करके वापस आते हैं, क्वेटा में उनके इलाज होते हैं, उनको सेफ हाउसेज में रखा जाता है, किसी को कराची रखा जाता है, पासपोर्ट बना के दे रहे हैं, आप स्ट्रेटेजिक वहाँ पे डेप्थ ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं अब आपका आके आपकी स्ट्रेटेजिक हम डेप्थ भी ठीक करेंगे, आपके बंदूकों को भी ठीक करेंगे, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी भी ठीक करेंगे। अब इसके बाद तो मैं ये कोई बड़ी बात मैं नहीं कहना चाहता। इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है ना, हमारी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज या हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये खतरे में है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि इतने बड़े क्राइसिस में कौन सा ऐसा लीडर है, वो चाहे फौज की तरफ से हो चाहे सिविलियन हो, जो इतने बड़े क्राइसिस को डील कर सके। सही। अमेरिकी सदर बराक ओबामा के बयान को हम सामने रख के बात करें। आमिर मतीन साहब, जिस तरह से क्लासर साहब ने फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से बात की, हमारी पाकिस्तान की आखिर फॉरेन पॉलिसी है क्या? अफगानिस्तान के हवाले से भी हमारी पॉलिसी कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है, और बाकी ये मामला रह गया। दूसरी बात ये कि जिस तरह से कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है अमेरिकी सदर की जानिब से, समझते कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी? सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया है कि थोड़ी सी ना आप ट्रांसपेरेंसी कर दें। आज 2 दिन से जो सारी बहस चल रही है, हमें बुनियादी सवाल ही नहीं पता कि जनाब जिस तरह आपने कहा कि पॉलिसी है क्या, फैक्ट्स ही क्लियर नहीं हो रहे। इससे सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया की सबसे नंबर 1 बड़ी खबर जो है ना, वो ये मुल्ला अख्तर वाली खबर है, और पूरा इंटरनेशनल मीडिया उस पर फोकस्ड है। अमेरिकन सदर का उसके ऊपर बयान आया, और जब अमेरिकी सदर का बयान ऐसे नहीं आ जाता जब 100% उनको क्लैरिटी होती है कि वो है। यहाँ क्या सूरत हाल है कि इतने बड़े क्राइसिस पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि वो लंदन में बैठे हुए अपने ख़ानदान के साथ नाश्ता बर्गर खा रहे हैं। ये इमेज आया है। उसके साथ उनके जो दूसरी बड़ी पार्टी आसिफ जरदारी साहब वो भी बाहर भी हैं, और उनका अपना जो 5 साल में ड्रोन के ऊपर पॉलिसी उनके दौरान भी ये कुछ ज़ाहिर एबटाबाद हुआ, सलाला हुआ, ये हुआ, तो उनके यहाँ भी ऐसी ही रही है। तीसरा बड़ी पार्टी जो PTI है, आज इमरान खान साहब का जलसा था, उनकी तरफ से भी उन्होंने अपने ज़माने में नेटो की ब्लॉकेट कर दी थी, और ड्रोन बड़ा था, उनका भी कोई बयान ही नहीं आया कि इस पे कि ये है क्या। फॉरेन ऑफिस आज 48 घंटे बाद उन्होंने बड़ा गोल मोल सा दिया है कि जनाब हम कंडेम करते हैं उसको, और फॉरेन ऑफिस में जो है ना वो बुलाएंगे अमेरिकन सफ़ीर को फातमी साहब के पास कि जनाब आप हमने बड़ा जुल्म किया, बताएं। तलबी की गई है। ये क्लास साहब ये अभी वक्फे के दौरान कह रहे थे कि जनाब ये फातमी साहब के अपने बच्चे अमेरिकी हैं। अब सूरत हाल ये है कि हमारा ये इन्होंने लिस्ट पेश की हुई थी, और मैं जब से सोच रहा हूँ कि ये सही कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर के बच्चे भी अमेरिकन हैं, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर के बच्चे भी फॉरेन नेशनैलिटियाँ हैं। कौन किसको बुलाया कि क्या जवाब तलबी का, एक तो ये इशू है। दूसरा ये कि इतने ज़्यादा सवालात उस पर आ रहे हैं कि जनाब ये अजीब इतना बड़ा वाक़या होता है। क्या हमें बताया गया, जो इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है कि जनाब वो एक साहब थे वली साहब, वहाँ से वो निकले और वो उन्होंने 3 किलो बर्फ़ ली
ये एक्चुअल खबर जो बताई जा रही है कि 3 किलो बाजार से खबर ली, एक टैक्सी किराए पे ली और बाहर गए और जो है ना वो जल गई। यही नहीं पता चल रहा कि जनाब वो मुल्ला अख्तर थे कि नहीं थे। वो जो है अगर थे तो तब बहुत बड़ा इशू है कि इस तरह 3 किलो बर्फ लेके एक आदमी फिर रहा है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसे फिर रहा है। और उसकी जो डिटेल्स आ रही हैं कि उनके पास 6 महीने का मल्टीपल ईरान का वीज़ा है, 2 साल का उनके पास सऊदी अरेबिया का, और वो ट्रैवल करते रहे, ये पासपोर्ट कैसे बने, ये वीज़ा कैसे बने, वो स्टे कैसे करे, बड़े सवाल है। फिर ये अगर फॉर एग्जाम्पल वो नहीं है तो जनाब ये वली साहब कौन है, ये क्वेश्चंस देने चाहिए। इससे अलावा हमारा ये इससे रिलेटेड अब ये नहीं क्लियर हो रहा कि आइंदा अफगानिस्तान के साथ जो बातचीत चल रही थी जो कि नहीं हो रही थी, उसके क्या असरात हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत है। दूसरा जो हमारा हमेशा से एक पेरिनियल प्रॉब्लम रहा है वो गुड तालिबान बैड तालिबान की पॉलिसी वो रही है हमेशा से। नहीं सके हमें नहीं पता कि अभी ये एक हमारा एक गुड तालिबान एक उन्होंने मार दिया है, तो ये कब तक ये चलेगा। और आइंदा जो कि ओबामा साहब ने ये कहा है कि जनाब ये आइंदा भी हमें उसमें एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना रेड लाइन क्रॉस हुई है। इससे पहले जितने भी वाकयात आज तक ड्रोन हमले हुए हैं वो फाटा में हुए हैं, 4 वाकयात, एक हंगू में, शायद आपने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात कर लेंगे, मगर ये रेड लाइन क्रॉस हुई है जो बलोचिस्तान में हुआ है। मुल्ला अख्तर मंसूर के हवाले से बात करेंगे, पहले एबटाबाद फिर फाटा और अब बलोचिस्तान में ड्रोन हमला किया गया है। तो खुदा न ख्वास्ता अमेरिकी सदर के बयान को अगर सामने रखते हैं तो क्या खुदा न ख्वास्ता ये जो कार्रवाइयां हैं मजीद दीगर इलाकों दीगर सूबों तक भी फैल सकती हैं, और ये अंगूर अड्डा चेक पोस्ट का आखिर मामला है क्या, इस पर भी तफसील में बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर मतीन साहब, ब्रेक पर जाने से कबल मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के हवाले से बात हो रही थी। मैं इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक बड़े तनाजुर के अंदर ये पेश देखने की कोशिश कर रहा था कि ये पहले ही जिस तरह आगे मैं कह रहा था रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं कि ज़्यादातर तो वो 90% से भी ज़्यादा फाटा के अंदर वो ड्रोन हमले हुए, 3-4 सिर्फ एक हंगू में और 3 बन्नू में सेटल्ड एरियाज में हुए थे। ये बलोचिस्तान में एक बिल्कुल दौर है। आजकल में ये दौर में पहले ये था कि हमारी अमेरिका के ऊपर क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत थी, आज से ज़्यादा जब ज़्यादा ट्रूप्स थे तो लेवरेज भी था। अभी इस खित्ते की बिल्कुल सियासत बदल गई है कि ईरान और अमेरिका का एक रिप्रोचमा तकरीबन हो ही गया हुआ है और हम इतने आइसोलेटेड हो गए हैं ऐसे मौक़ों पे जबकि हमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल और इस खित्ते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और हमें यहाँ पे एक बिल्कुल एक लीडरशिप का फुकदान नज़र आ रहा है, गैर संजीदगी का एलिमेंट आ रहा है कि ना हमारी पार्लियामान इसके ऊपर बात कर रही है, हमारी गवर्नमेंट है वो पता नहीं चलता कि वेरियस पावर सेंटर्स हैं कि फॉरेन ऑफिस कुछ जा रहा है, फौज किस तरफ जा रही है, जो है गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव मैंने जिस तरह का वो लंदन में बर्गर खा रहे हैं और कोई उसकी नहीं जा रहे कि वो है। उस तरह ही हम ईरान इराक में सऊदी अरेबिया ईरान में एक्सचेंज था, हम कह रहे थे जी हम सुलह करवाएंगे। अब हमने सारों में ही आइसोलेट हो गया, पूरे नेबर अपने हमसाया मुल्कों में हम सबके साथ हमारे मसले हुए हैं कि ईरान को सारे लोग जो है ना वो कर रहे हैं कि जनाब उनकी इतने बिलियन की इंडिया का उनके से हो रहा है कि हम भी उसमें से फ़ायदा उठाएं, हम उनको भी नाराज़ किए बैठे हुए हैं। हमने सऊदी अरेबिया से भी वो वाले पहले तल्लुकात ही रह गए, यूएई से भी रह गए। सो इस बढ़ते हुए उसके अंदर एक गैर संजीदगी है और फॉरेन ऑफिस की हम ये बात करते रहते हैं कि वहाँ पे बहुत बुरी सूरत हाल है कि फुल टाइम वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर नहीं है और फातमी साहब के और उनके सरताजी साहब के हम वाक़या सुनते रहते हैं कि वो भी एक पेज पे नहीं है। फिर ये है कि उनके क्रीडेंशियल्स नहीं है और बड़े ज़्यादा वहाँ से गलतियाँ हो रही हैं। सारे तनाजुर में देख के मैं समझता हूँ कि बड़ी फिक्रमंदी के मसाइल हैं और पता नहीं है कि हम आइंदा आने वाले दिनों में किधर जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों की बात की है क्लासा साहब, जिस तरह से फातमी साहब का भी जिक्र किया आमिर मतीन साहब ने, आप भी उनसे मुतालिक बात कर रहे थे। क्या समझते हैं कि अमरीकी सफीर की तलबी करके एहतजाज कर देना क्या यही काफ़ी है हमारे मुल्क की सलामती, हमारी खुद मुख्तारी, क्या यही है कि हम सिर्फ बुलाएंगे एहतजाज करेंगे और मामला खत्म हो जाएगा? वैसे मुझे एक इस पे एक जस्ट इमेजिनेशन इस्तेमाल करें कि तारिक फातमी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है, ये मीडिया पे भी आया है, वो इसको करेक्ट करें, हमें अगर हम गलत कह रहे हो तो हम उसकी अपनी इस्लाह कर लेंगे कि इनकी 4 बेटियां हैं माशाल्लाह, चारों को चारों वहाँ अमेरिका में रहती हैं और अमेरिकन वो नेशनल हैं, वहीं पे हैं जो अब तक की वो चीज़ें आ रही हैं। तो फिर कैसे पाकिस्तान के मतलब इस मुल्क को आप अंदाज़ा करें कौन बुला रहा है, अमेरिकन इस सफ़ीर को तारिक फातमी बुला रहा है और एहतजाज हो रहा है। इस मुल्क को ऊन कौन करता है? वैसे वो फिल्म तो आई थी, वो नहीं चली उसके अल्लाह के फजल से। मालिक, इस मुल्क का मालिक कौन है?
अब रहमान मलिक साहब को देखें, वो लंदन के रिहायशी थे, उनके बच्चे लंदन के रिहायशी हैं, वो इस मुल्क पे रूल करते थे। 5 साल रूल उन्होंने यहाँ पे किया है, उसके बाद स्टेटस वहाँ ले आए उन्होंने, उसमें सिंध हुकूमत में बेटे को ले दिया है। हज़ारों उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किए, सबसे ज़्यादा उन्होंने न बैठ के इस मुल्क के साथ जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया। उन पर इल्ज़ाम ये आप और मैंने नहीं लगाए, उन पे लगाए थे मुस्तफ़ा कमाल ने, कि जनाब उस ब्रीफिंग में मौजूद थे जिसमें बताया गया था कि MQM के राह के साथ तल्लुकात हैं, वो इस मुल्क का आपका वज़ीर दाखिला रहा है। अभी भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर, जिसका काम है कि इन चीज़ों को आके प्रोब करे, जो इल्ज़ामात लगते हैं इस पे आके इन पे रहमान मलिक पे, उसके चेयरमैन ये खुद हैं। उसके बाद आ जाए आप अपने मेरे दोस्त और मेरे मेहरबान चौधरी निसार अली खान साहब, बिल्कुल इनके बच्चे भी अमेरिकन नेशनल हैं, जो विकीलीक्स में सामने आया था। इसके बाद जरदारी साहब के देख लें बच्चे कहाँ रहते हैं, इसके बाद इसहाक डार साहब के देख लें बच्चे कहाँ रहते हैं, नवाज शरीफ साहब के देख लें बच्चे कहाँ रहते हैं। ये दुबई लीक्स हमने निकाली हैं, हु इज हु, जिसका नाम नहीं है, जिन्हें दुबई में प्रॉपर्टीज नहीं खरीदी, जिन्हें इस मुल्क पे भरोसा नहीं है, उनके नजदीक कमा यहाँ पे रहे, रहते यहाँ पे हैं, टीवी पे भाषण भी देते हैं खुद मुख्तारी के, ऐसे भी हैं। सही सही, और रोशन किसी और को जाके कर रहे हैं। सिविल और मिलिट्री तमाम एलीट की अभी हमने लाना है, अभी हमने बहुत सारी चीजें दुबई लीक्स में लानी है, बड़ी बड़ी चीजें आनी है। ये वो आपकी रूलिंग एलीट है। मैंने सिर्फ चंद लोगों के नाम बताए हैं जो इस मुल्क को कॉलोनी की तरह चला रहे हैं, अपने बच्चे बाहर सेटल, अपना कारोबार बाहर सेटल, अपनी नेशनलिटीज बाहर सेटल, उनको इन्होंने सिक्योर किया हुआ है, और ये हमारा दिफा भी कर रहे हैं, ये हमारा मुल्क भी चला रहे हैं, और हमें ये आके अश्योरेंस भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ हैंड्स में है। जब मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर के इंटरेस्ट यहाँ पे वो नहीं होंगे जो मैं बता रहा हूँ, अब पहले के भी नहीं थे, अब दूसरे का खैर चलो मान लेते हैं, चौधरी साहब जो हैं कि इस मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं, वजीर दाखिला, लेकिन उनके बच्चे भी बाहर के नेशनल हैं। सो ये मुल्क जो है हाईजैक हो चुका है। अब तारिक फातमी साहब हमारा केस लड़ रहे हैं जनाब, अंदाजा करें। बिल्कुल, तारिक फातमी साहब जिनकी बेगम साहिबा जो हैं जाके एक एक एम्बेसी से पैसे इकट्ठे करती हैं, वो $70,000 लेती हैं उस जापान एम्बेसी से। उनको जरूरत है कल को जापान के एम्बेसडर को बुला के कहें कि जनाब कि फलां फलां गलती हुई है। ये तो रेंट सीकर ये टाइप लोग हैं जिन्होंने आके पहले होते थे वायसराय आते थे लंदन से, सही, अब जो वायसराय हैं दुबई अमेरिका वहां से आते हैं, खुद सेट होते हैं। मैं बहुत सारे ब्यूरोक्रेट को जानता हूं जो यहां से 3-3 साल की छुट्टियां लेते हैं, जाके कनाडा में वहां पे वो टाइम गुजार के आते हैं, जो ही उनको मिल जाती है वहां पे नेशनलिटी, वो वापस आ जाते हैं। अब हमारा फ्यूचर सिक्योर है, बाकी की मार धाड़ और लूट मार जो है पाकिस्तान जाके करेंगे। मतलब दुबई की जो चीजें आजकल हम निकाल के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, मतलब उसके बाद तो मुझे अपने आप से आप कैसे यकीन उठ गया कि इस मुल्क की वेबिलिटी पे, न इस मुल्क की सस्टेनेबिलिटी पे तो किसी को भरोसा नहीं है, ना सिविलियन को है ना मिलिट्री वालों को है। एक ही आपको तकरीर सुनाई जाती है बार बार के हमारे सॉवरेन ने ये मुल्क, भाई कहाँ का सॉवरेन है यार? अरबों रुपए की यहीं से आपने यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग आप लोग करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद टैक्स चोरी आप कर रहे हैं पनामा पे। अब ये नवाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं लंदन जाके, कहते हैं जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे खुद एक्सपोज हो गए। मैं लगा रहा हूँ आप पे इल्जाम, सर मुझे एक्सपोज कर दें आपके, मेरी को पनामा में आई है। आमिर मतीन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, चलो हम 3 लोग कह रहे हैं, हमारी तो पनामा लीक्स में कोई कंपनीज नहीं आई। सो उनके नजदीक इमरान खान की कंपनी निकल आई है तो इशू खत्म हो गया है। सो ये हमारे यहाँ जो हमारी पार्लियामेंट में या दीगर इदारों में ये आ गई हैं, चीजें आ गई हैं। दिल यहां दुखता है इन लोगों को देख के कि जो हमें आके डिफेंड कर रहे हैं, उनके किसी के इंटरेस्ट नहीं है, सही, ना उनके बिजनेस इंटरेस्ट है, ना उनके बच्चों के इंटरेस्ट है। एक ही इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान जाना है, हमने रूल करना है, गाड़ियां लेनी है, आपने मजे करने। लंदन के अब तक 22 विजिट्स हो गए हैं, 3 साल पूरे नहीं हुए, लंदन का 22वां विजिट है। 2 दिन पहले तो नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे आपको हर एक हशर नशर किया हुआ था, ऑल ऑफ सडन वो बीमार हो गए। सो ये मुल्क जो है, इस मुल्क को कुछ अगेन जो सन ऑफ द साहिल हैं उनको बढ़ना होगा आगे, उन्हें कुछ अपने हाथ में चीजें लेनी होंगी, इनके बस की बात नहीं है। और दूसरी तरफ हमारी एस्टेब्लिशमेंट, उनको देख लें, उनसे बात करें, उनके जहन से एक बात निकलती नहीं है, चाहे कितनी बहस कर लें कि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है। लड़ना हमने इंडिया से है, बिल्कुल, लेकिन स्ट्रेटेजिक डेप्थ हम उसमें अफगानिस्तान में ढूंढ रहे हैं। सही। अफगानिस्तान में किसी अफगानी को मिले वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई दफा हमारे झंडे जलाए गए, हमारी एम्बेसी पे हमले हुए हैं, क्योंकि रीजन वो ये समझना शुरू हो गए कि उनकी मार्केट्स में, उनकी एम्बेसीज पे, उनके दारुल खिलाफा पे जितने हमले होते हैं वो पाकिस्तान से गए हुए लोग करते हैं। हम अपनी जगह डटे हुए हैं कि हम तो नहीं मानते। ये क्वेटा शूरा जो है, जिसके आमिर कह रहे थे रेड लाइन है, भाई ये सबको पता था पिछले 10 सालों से कि हमने तालिबान को क्वेटा में रखा हुआ है। हमने पूरी की पूरी पॉपुलेशन जितनी वहां पे टारगेटेड आपकी किलिंग्स हुई हैं, आप जरा इन्वेस्टिगेट करवा लें, इसके पीछे मोस्टली आपको अफगानी मिलेंगे कि उन्होंने आके प्रॉपर्टीज खरीदनी थी, सेटल होना था, आपने सेटल करा दिया। और हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं इनकी मंशा से हो रहा है, इनकी बाकायदा इनको पता है, एक एक चीज का इनको इल्म है।
आप लेकिन इनको कैल नहीं कर सकते। उनके जहन में बात बैठी हुई है, हमने भारत से जंग लड़नी है, वाया भटिंडा अफगानिस्तान लड़नी है। अगर अफगानिस्तान में हमारी हुकूमत होगी, हमारा बंदा होगा तो बल्ले ही बल्ले, नहीं होगी तो हम नहीं लड़ सकेंगे। ये चीजें इन्होंने चेंज नहीं करनी, बस डिस्कशन होती रहेगी। कोई फिर बड़ा वाकया होगा, 2 दिन आप और मैं रोला डालेंगे, उसके बाद वही वो कहते स्क्वायर बैक टू स्क्वायर वन। सही सही, बिल्कुल। क्लासा साहब, जिस तरह से आपने बात की है मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के हवाले से मजीद बात तो करेंगे, लेकिन सबसे अहम पॉइंट जो यहाँ पर उठता है कि वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, जिनका होना बेहद जरूरी था। वो इलाज की गर्ज से लंदन जा पहुंचे हैं। 3 बड़े सियासी कायदीन हैं जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। पैनामा लीक्स का मामला किस जानिब जाएगा, मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के बाद हालात किस जानिब जा सकते हैं, सारी सूरत पर बात करेंगे। ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से कबल कासिर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में चौधरी निसार साहब का जिक्र किया था, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से आपने बात की थी। अंगूर अड्डा चेक पोस्ट का मामला भी इस वक्त सामने आ रहा है। ये समझ नहीं आ रही वजारत दाखिला की जानिब से एहतजाजी मरासला आखिर क्यों भेजा गया? इस पर तो बात मैं करता हूँ, इस पे कि चौधरी साहब ने ये जो उस पर ये भेजा है, उन्होंने लेटर लिखा है, ये तो वैसे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब उस दिन जो बड़ी वो कर रहे थे, उसको क्या कहते हैं, वो उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो उनको चाहिए था कि वो इस पे भी बात करते, जो उन्होंने नहीं की। और दूसरी जो अहम चीज़ है, वो मुझे अभी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, बड़े बड़े अहम लोगों को जो शो देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तारिक फातमी साहब जो हैं, जब इनके बच्चे जो हैं, बेटियां जो हैं, वो नेशनल हैं यूएस की, और यूएस नेशनल से ही शादियां एक आध की, तो वहाँ पे उनका ओरिजिन भी बता रहे हैं, लेकिन हम जानबूझ के नहीं बताना चाहते कि ताकि कोई रेसिज्म में ना जाए। लेकिन जो इल्ज़ामात इमरान खान पे लगते रहते हैं, तो वो तो इसी तरह के इल्ज़ामात तो मेरा ख्याल है फिर इन पे फातमी साहब पे भी लगना शुरू हो जाएंगे, इनके बच्चों के हवाले से। एक ऐसे बंदे के हाथ में फॉरेन ऑफिस कैसे दिया जा सकता है जिसके बच्चे अमेरिकन नेशनल हैं? आप इस मुल्क के साथ जो मैं बात कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखें कैसे इलीट ने अपने आप को ग्रुप कर लिया, रीग्रुप कर लिया, हर एक चीज़ पे उन्होंने बंदे बिठा लिए हैं, या उन्होंने अपना आगे हाथ रख लिया है। सो तारिक फातमी साहब हूँ, आपके रहमान मलिक साहब हूँ, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, डार साहब हूँ, इनके पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट उस तरीके के नहीं है, ना ये अमेरिकन के स्टैंड ले सकते हैं। और दूसरी बात ये, हमारी एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जो अपनी एक ये है कि ये सियासतदान हमेशा कहते हैं कि सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी हम डील नहीं करते, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट डील करती है। सो अंगूर अड्डे का मसला हो, ये आपका मुल्ला साहब का मसला हो, ये अमेरिका का मसला हो, ये आपके सियासतदानों की डोमेन नहीं है, ये आपकी एस्टेब्लिशमेंट की डोमेन है। और वो एस्टेब्लिशमेंट पिछले कोई मेरा ख्याल 48 घंटे से बिल्कुल खामोश है। हमें नहीं बताया गया कि इनका क्या रिएक्शन था जब ओबीएल पे अटैक हुआ था। आपको बहुत सारी मैं तस्वीरें दिखा सकता हूँ, यहाँ पे खबरें दिखा सकता हूँ कि चौधरी निसार अली खान साहब की उस वक्त क्या डिमांड थी। इन्होंने लताड़ के रख दिया था उस वक्त पीपल्स पार्टी को। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा कमीशन बना दें, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा जब अपनी बारी यही है कि अमेरिकन के आगे थोड़ा सा खड़ा होकर कोई आके दिखाएं, तो नवाज शरीफ साहब बकौल जैसे आमिर मतीन साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा जनाब ये मुल्क जाने, ये आप जाने, मैं तो बर्गर खा लूं वहां पे बाक्स एंड स्पेंसर में बैठ के, वहां पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में वो मसूब वहां पे ये बर्गर खा रहे हैं, और बाकी मुल्क आप और मैं सारे जो हैं इस मुल्क की सॉवरेनिटी का रोना रो रहे हैं। आपकी बात काट रहा हूँ कि चौधरी निसार साहब ने अंगूर अड्डे का तो पूछ लिया है, मगर ये वाकया बॉर्डर से बहुत दूर नोशकी में तकरीबन 100 मील अंदर पाकिस्तान के हुआ है। इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी फर्ज बनता था कि जुरिस्डिक्शन का इनको अंगूर अड्डा में ख्याल आ गया तो ये भी बता देते कि इनके भी डोमेन में आता, सिर्फ फॉरेन ऑफिस के नहीं आता, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के डोमेन में भी आता। तो ये भी कुछ कम अज कम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे और उनकी गैर मौजूदगी में ईरानी कैसी अपने आप को वज़ीर आज़म का नुमाइंदा समझते हैं, तो इनको उस पर भी जरा अपना कुछ गोश्त गुजार कर देना चाहिए था। और दूसरा मुझे एक और मैसेज अभी आया है, उन्होंने कहा जनाब आपको ये नहीं पता जो हमारे पिछले एम्बेसडर थे वो तो यूएस नेशनल थे, हुसैन हक्कानी साहब, जिन्होंने बाकायदा लिखा था कि पाकिस्तान को आप यहाँ पे F-16 ना दें। सो पीपल्स पार्टी का भी मैं आज देख रहा था वहाँ पे, फरहतुल्लाह बाबर साहब, उन्होंने मोशन मूव कर दिया। भी अपने दौर में आप लोगों ने क्या किया, जब आया था आपके खिलाफ मेमो स्कैंडल आया था, उस वक्त इनकी गुफ्तगू सुने, जब ओबीएल का वाकया हुआ इनके अपोलोजेटिक इनके बयान सुने, बल्कि मुझे याद है जरदारी साहब ने, गिलानी साहब ने मुबारकबादें दी थी, ये मुबारकबादें दी थी इन्होंने अपनी उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे जनक कियानी साहब, वो तो बाद में आके इनको पता चला कि हुआ क्या है हमारे साथ। वही बात है क्लास में हुकूमत में आने के बाद जब ओबीएल का यहाँ पे हुआ था, उसामा बिन लादेन का हुआ था, उस वक्त के जरा बयान पढ़े इनके, चीफ जस्टिस के सरबराही में कमीशन तहकीकात कर नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। उसके बाद आप दूसरी देखें कि उन्होंने, ये मेरे ख्याल चौधरी निसार अली खान साहब का बयान चल रहा है, तो ये तो वो लोग हैं, जब ओबीएल हुआ था तो इनकी गुफ्तगू सुने, चौधरी निसार अली खान साहब खामोश हैं,
नवाज शरीफ साहब बर्गर खा रहे हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में बैठ के नाश्ते फरमा रहे हैं। अच्छा शहबाज शरीफ साहब का पुल गिर गया है मेरा ख्याल है जेलम में, वो उस पर उन्होंने मेरा ख्याल है कोई ना कोई नोटिस ले लिया होगा, अब ना वो भी गायब है और हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी साफ जरा चुप है इस पे, इन चीजों पे। वही बात है क्लासेस साहब जो आपने बात की है कि जिस तरह से हुकूमत में ये लोग आते हैं इनका रवैया मुख्तलिफ होता है आमिर मतीन साहब, लेकिन जैसे ही अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं इनका रवैया मुख्तलिफ होता है। आप नहीं समझते कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह से शहबाज शरीफ के हवाले से हमें बात पता चली है, मियां साहब जो है वो खुद लंदन में जा पहुंचे हैं, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में उन्हें यहाँ पर होना चाहिए था। जिस तरह से वो वहां पर हमें बड़े पुरसुकून नजर आ रहे हैं, मुल्क में तो हालात तो बड़े अजीब जानिब जा रहे हैं। एक चीज होती है बाय पार्टीजनशिप, ये अमेरिका में यूरोप में हर जगह होता है, रवजा असूल है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इश्यूज होते हैं जो कि जिसका पे आपकी कौमी सालमियत डिपेंड कर रही होती है, उस पर पार्टीज अपनी पार्टी पोजीशन नहीं लेती हैं, वो एक नेशनल पोजीशन होती है कि जनाब ये हमारा एक नेशनल इशू है। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा वाकया है कि इस वक्त टोटली प्राइम मिनिस्टर को अभी एक बीमारी का क्या है कि ये बहुत ही मजाक हो गया, या तो हमें बहुत सीरियस बीमारी है हम कहते रहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का उनकी ड्यूटी है कि वो बताएं अगर बहुत ज़्यादा संजीदा है, वरना ये जो रोज़ यहाँ से चले जाते हैं और वहाँ जाके फिर ये इमेजेस, ये तस्वीर आज बाकायदा रिलीज हुई है, मीडिया में चल रही है कि वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में बैठे हुए अपने ख़ानदान के साथ नाश्ता कर रहे हैं, तो ये ना करें। और यहाँ पे इस वक्त वरना क्योंकि इसको कैंसिल करना चाहिए था और एक इमरजेंसी की बुनियाद पे पार्लियामान के अंदर स्पेशल सेशन करके एक ये, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, ये वर्चुअली ऐसी ही है मगर कि ये बहुत बड़ा वाक़या है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। 48 घंटे से पूरी दुनिया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दे दी हुई है और सारी दुनिया हमारा इंतजार कर रही थी कि हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारी तरफ से अभी भी स्टेटमेंट नहीं आई है, हमने ना इकरार किया है ना डिनाई किया है। एक मैंने कहा मजाक बन रहा है कि जो मैं आज ये खबर में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये खबरें ये चल रही थी कि जनाब वो निकले तो मुल्ला साहब ने वहाँ से 3 किलो बर्फ़ ली और एक टैक्सी किराए पे ली और एक गरीब आदमी बेचारा मारा गया, और अजीब एक मसला केस है भाई, कोई संजीदा जब फॉरेन ऑफिस से बयान नहीं आएगा तो फिर ये डरने वाली खबरें आएंगी। फॉरेन ऑफिस के अफसरान जब अपनी बेगमात के लिए चंदे इकट्ठे करेंगे पफवा के लिए, और फैसल मुश्ताक साहब जो हैं रोड्स मिलेनियम को, उनको 10 अरब रुपए की डल्टी डील करेंगे प्लाट की और इनसे कोई नहीं पूछेगा, मतलब शफकत चीमा तो गिरफ्तार हो गया है तो एजाज चौधरी नहीं होगा ना, आपके इससे कोई पूछेगा ना, पफवा से जो आके पूछेगा ना, कोई तारक फातमी से पूछेगा कि आपकी मिसेज ने जाके $17,000 कैसे ले लिए जापान से, ना पफवा से कोई पूछेगा जनाब आपने 26 लाख रुपया आपने एम्बेसी से कैसे इकट्ठा कर लिया है। वही बात है क्लास, ये तो सारा फ्रॉड बात की कि इन आला हुकाम के, ये गवर्नमेंट पे बैठने वालों के इंटरेस्ट उस तरह से नहीं जिस तरह इस पब्लिक के हैं। इनमें से मोस्टली फॉरेन ऑफिस के अफेयर ये जो हैं, जब ये रिटायरमेंट के करीब आते हैं, बाहर की पोस्टिंग लेते हैं, वहीं रह जाते हैं, कभी पाकिस्तान लौटते नहीं है। मतलब जितने मजे आपके फॉरेन ऑफिस का फीसद करते हैं, 2 सालों में 24 बिलियन रुपीस का खर्चा है इनका, इनके एम्बेसीज का। तो इसका तो मतलब है क्लासेस साहब का मुतालिबा बाद में इन लोगों ने पहले आके पाकिस्तान को कमजोर कर दिया। अब डू मोर अब ये छोटी चीज रह गई, अमेरिका ने ये नहीं कहा कि डू मोर करो, डू मोर का नारा बड़ा पुराना हो गया है, उन्होंने कहा अब हम खुद जाके डू करेंगे और डज करेंगे। अब वो डू और मतलब वो जो पुरानी बात थी, वहां के जाएंगे, उन सपोर्ट करेंगे और जो भी हमने डज करनी हम कर लेंगे, जो आप कर सकते हमारा डू और डज करेंगे, मौका दिया ही नहीं। अच्छा, एक तरफ हमारे यहाँ ये चीजें हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़े खुश हो गए कि पनामा लीक्स पे क्योंकि इमरान खान एक्सपोज हो गए हैं लिहाजा मैं बच गया हूँ। इंडिया में देखें क्या हो रहा है। इंडिया में आज मैंने वहां से एक अच्छी खासी स्टोरी निकाली है। उनके स्टेट बैंक जो है, उनका जो नेशनल बैंक है, उन्होंने बकायदा उस पर जो उसके प्रेसिडेंट हैं उनकी मैंने तकरीर पढ़ रहा था, उन्होंने जितने नाम आए हैं उनके वहां पे पनामा लीक्स में सबके उन्होंने टैक्स चोरी के इल्जाम में नोटिस उनको जारी कर रहे हैं। ये फर्क होता है कि जिस मुल्क के वजीर आजम पे मोदी का नाम नहीं था ना, वहां पे उसके किसी रिश्तेदार का नाम नहीं था, ना बेटी का था, ना बेटों का था, ना रिश्तेदारों का था, उन्होंने कहा जाए अक्रॉस द बोर्ड सबको आप जारी करें, नोटिस जारी करें। आपके मुल्क के क्योंकि वजीर आजम की फैमिली के नाम आ रहे थे, उनके रिश्तेदारों के नाम आ रहे थे, उनके दोस्तों के नाम आ रहे थे पनामा लीक्स में, लिहाजा ये फर्क है कि अभी तक FBI हो, आपका स्टेट बैंक हो, आपकी FIA हो या नैब हो, आप कहीं से सुन नहीं रहे। बाकी छोड़ दें, ये हमारे ऊपर नए टैक्सेस ये लगाने की आजकल ये बातें हो रही, बजट आ रहा है, हमने आपको हजारों लोगों के नाम दिए हैं और हम उसको डालेंगे बकायदा किसी वेबसाइट पे, किसी वक्त के लोग उसको खुद देखें। हजारों लोगों के हमने नाम दिए जिन्होंने अरबों रुपए यहां से निकाले हैं, गैर कानूनी लेके दुबई में गए हैं, प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। ओए आप तो उनके पीछे पड़ जाए, उनको नोटिस अभी तक नहीं दे सके। कैसे पढ़ेंगे, शिकंजा अपने गले में भी तो आएगा ना। और बहुत सारे मुझे भी कहा चुका है कि जो जिन्होंने नोटिस जारी करने हैं उनकी भी जदादें हैं दुबई में। आप इसे अंदाजा करें कि इतना बड़ा लीक्स आए हैं
दुबई लीक्स जो उस पनामा लीक्स इसलिए बड़ा हो गया कि नवाज शरीफ साहब के बेटे आ गए, अदरवाइज तो आप इसका वॉल्यूम देखें, फाइनेंशियल इंपैक्ट देखें, लूट मार देखें, वो तो दुबई लीक्स की सबसे बड़ी है। हमने अभी तक आपको सिर्फ 2,500-3 हजार लोगों के नाम बताए, बाकी ना 3-4 और मेरे पास, मैंने उस दिन आपको इतना पलंदा दिखाया था, तो मेरी टीम लगी हुई है। हम इसी हफ्ते आपको एक और उस पार्ट 3 भी देंगे दुबई लीक्स का। आप में से किसी इस मुल्क में कोई पार्लियामेंट में जिक्र नहीं है। जरा देखें गैंग अप कैसे हुए हैं। ना पीपल्स पार्टी बात नहीं कर सकती क्योंकि खुद ही ऑफशोर कंपनी बना के इन्होंने सरे माल खरीदे, दुबई में माल खरीदे, पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज हो चुकी है। वो नवाज शरीफ साहब बात करने को तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान कहते मुझे तो पनामा लीक समझ ही नहीं आती। चौधरी निसार अली खान साहब जिनका काम था FIA के जरिए कार्रवाई कराते, वो तो कहते मुझे 3 दिन लगे हैं ऑफशोर समझने में। सर ये सारे के सारे गैंग अप हो चुके हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही कि अरबों डॉलर जो हैं आपने निकाले हैं इस मुल्क से, गैर कानूनी तरीके से लेके गए हैं, आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया। आज मैं खबर पढ़ रहा था उसकी, मेरा ख्याल है उनकी शहबाज राना की थी जो उस ट्रिब्यून के रिपोर्टर है, गुड रिपोर्टर, उनकी खबर स्टोरी छपी हुई थी कि जो टैक्स रिटर्न्स हैं 8.4% इस साल कम हुए हैं। लोगों ने टैक्स रिटर्न्स कम किए। हम आपको हजारों की तादाद में लोग बता रहे हैं, आप उनको नोटिस जारी करें, भाई साहब आपने जदाद कहां से ली, पैसा कहां से आया, आपने टैक्स नहीं दिया, इनको फाइन करें, इनको गिरफ्तार करें, उनसे पैसे लें। आपको नए बजट के लिए आपको टैक्सेस की जरूरत नहीं है, तो जवाब तलबी हो जाएगी ना। लास्ट बस ऐड कर दूं कि इंडिया में एक बहुत बड़ा इनकलाबी काम उन्होंने ये किया है कि जिस किसी आदमी ने कर्जा लिया, बैंकरप्सी हो गई है, वापस नहीं किया, वो दोबारा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बिजनेस नहीं कर सकता। उन्होंने कैंसिल कर दिया। हमारे यहाँ पे जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए के कर्जे ले लेते हैं, एक दुकान बंद कर देते हैं, बैंकरप्सी कर देते हैं, 7 की जगह खोल लेते हैं। सो ये सिर्फ एक कानून बनाने से आधा सिस्टम हो जाता है। और वो रिपीट करते हुए आप वाली बात कि जो आपने इतने 100 बंदों की जो दुबई की प्रॉपर्टी बताई हुई है, हमने कई 2,500 एक दिया, 2,500 वो या तो हमें गिरफ्तार, आपको गिरफ्तार कर लें या फिर उनको कम से कम नोटिस देकर, ये वो लोग हैं जिन्होंने माना हुआ है हमारे सामने कि जनाब ये डिक्लेयर्ड नहीं है, कोई नोटिस तो भेज दें। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यही कहा जाता है, जब भी हम देखते हैं कोई आला ओहदेदार मीडिया टॉक पर आता है, मईशत के हवाले से बात की जाती है, तो हमेशा सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तो बहुत बेहतर हो रही है, हमारी ज़राअत बहुत तरक्की कर रही है, अपने मुआशी अहदाफ हम बखूबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से दिल दहला देने वाले इंकिशाफात क्या हैं, हम मुआशी अहदाफ किस हद तक हासिल कर पाए या नहीं कर पाए हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रेक बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल चल रही है, डेफिनेटली ये सारी सूरत हाल आकर हिट करती है हमारी मईशत को, इकॉनमी को। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी इकॉनमी के हवाले से बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि मुआशी अहदाफ हम हासिल कर चुके हैं, बल्कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, हमारी मईशत बहुत तरक्की कर रही है। लेकिन यहाँ पर तो दिल दहला देने वाले इंकिशाफात हमारे सामने पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है कि जो मेरे जैसे लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक झटका है। आमिर साहब तो इन्होंने काटन की ये भी बातें करते रहते हैं, मैं तो खैर आए किसान फैमिली से हूँ। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग से ज़्यादा स्कैंडलेस है, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो चीज़ मैंने पढ़ी है, जो कल इन्होंने बताया है इसमें, इनमें शुमारियात, ये डिवीजन जो है, ये पहले मैं बता दूं कि जो इन्होंने कल ये रिलीज़ किया है ना, डाटा रिलीज़ किया है यहाँ पे, ये स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ने, तारिक बाजवा साहब उसके आसिफ बाजवा सॉरी, और उनकी कंपैरेटिवली उन पे जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं बहुत सारा दबाव था, क्योंकि इसहाक डार साहब पे हमेशा इल्ज़ाम लगता है और साबित भी हो चुका है कि ये आके फिगर की फजिंग में माहिर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपको याद होगा 99 में जब इनकी हुकूमत गई थी, IMF ने पाकिस्तान को $57 मिलियन का उन्होंने फाइन किया था कि डार साहब ने जो फिगर उनको दिए थे, वो डाटा जो था बाद में आए थे ना शौकत अजीज साहब, तो उन्होंने खुद ही उनको जाकर इन्फॉर्म किया था IMF को, जनाब के डार साहब ने आपको डाटा जो दिया है कि पाकिस्तान इकॉनमी ऊपर जा रही है, हमारे टारगेट अचीव हो गए, झूठ है, ये फ्रॉड है। उस पे IMF ने इनको बकायदा इनको आके फाइन किया था $57 मिलियन। पाकिस्तान ने एक झूठ की कीमत अदा की। अच्छा, मैंने शौकत अजीज साहब से पूछा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो हमारा टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल है, जो मेरा ख्याल है मेरा सवाल से ठीक नहीं था, कि बाद मुझे उनके जवाब से उससे अंदाजा हुआ। मैं हजूर आपको जाके बताने की IMF को क्या जरूरत थी कि इसहाक डार साहब ने झूठ बोल के आपके साथ चीज की, हमारी जैसी दुनिया में तो झूठ की बड़ी कुछ चीज नहीं समझा जाता। ये तो हमारी नॉर्म है, वे ऑफ लाइफ है, हमारा तो कल्चर है अल्लाह के फजल से झूठ बोलना और बिला वजह बोलना, जरूरत भी नहीं होती बाज़ दफा। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया शौकत अजीज साहब ने, हालांकि वो भी आपको पता
अल्लाह के फजल से जो उनकी मार धाड़ है वो एक अपनी जगह पे थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा जनाब क्लास साहब आप जरा इंटरनेशनल मैकेनिज्म समझे, वहां पे कोई बेवकूफ लोग नहीं बैठे हुए, उन्होंने ये चोरी पकड़ लेनी थी हमारी, ये खुद ना भी बताते तो पकड़े वो जाते। पकड़ लेते। इससे बेहतर था कि हम खुद उनको इन्फॉर्म करते और थोड़ी सी कंसेशन ले लेते, वो खुद पकड़ते, उसके बाद ज्यादा पेनल्टीज आनी थी हमारे ऊपर। सो डार साहब का तो ये पिछला एक उनका प्रीवियस रिकॉर्ड है। अब की दफा जो चीज आई है और जिसपे मेरा ख्याल उनका जोर नहीं चला होगा उन पे शुमारियात वालों पे, वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर है। सही। मेरा ख्याल है कोई 1-2 डेकेड के बाद, 15-16 साल बाद, ये मैं आपको केयरफुल होकर बता रहा हूँ, मैंने क्योंकि इस पे काम किया हुआ है, एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग मैंने बड़ा अरसा की है। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान के एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव गई है। नेगेटिव से मुराद है कि टारगेट जो इन्होंने सेट किया हुआ था 3 या 4%, 3-4 पर ऊपर जाने की बजाय वो डाउन गई है, डाउन इवन 0 से भी नीचे गई, 0.1 माइनस में चली गई है, माइनस में चली गई है। वो मुल्क जो एग्रीकल्चर मुल्क कहलाता है, आज मैं उनका एप्टमा का देख रहा था, एप्टमा रोने पे आई हुई है, उन्होंने वो आज धाड़ पे टाड़ की हुई है, सबसे बड़ी पावरफुल बॉडी है। उन्होंने कहा जनाब ये आप हमारे साथ कर क्या रहे हैं, जुल्म क्या, उनकी लंबी दास्तान है जो आज उनके बयानात और चीजें छपी हुई हैं। वो किसान वो सामने आपके वो ये रोड पे आया हुआ है, बिल्कुल। इनको टक्के की इंटरेस्ट भी नहीं है कि आपकी गंदम जो है, उन्होंने कहा थोड़ी सी गंदम बड़ी है, एक ही चीज में इंटरेस्ट है इनको, वो है गन्ना। वो अभी इन्होंने मिले यहां से मेरा ख्याल सेंट्रल पंजाब से उठाई है अपने रिश्तेदारों के, नवाज शरीफ साहब की, रहीम यार खान में शिफ्ट कर रहे हैं और वहां के किसान भी इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारा पैसा दिए बगैर आपने वहां मिलें शिफ्ट कर ली, उनके देनी है। सो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में अगर इन लोगों को कोई टक्के की इंटरेस्ट नहीं है, आप मेरी बात ये यकीन करके रखें, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं आप देहातों में, ना आप वहां पे उनको प्रॉपर उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं। आलू का ये किसान अलहदा रो रहा है, चावल का अलहदा रो रहा है, ये गंदम का हमने रोते हुए देखा है, गन्ने वाले अलहदा रो रहे हैं, और नेगेटिव ग्रोथ चली। बाकी छोड़ दें कि आपका लार्ज मैन्युफैक्चर थोड़ा सा बढ़ गया है, आपकी एक्सपोर्ट नीचे गई है, बाकी की डिटेल आमिर साहब बताएंगे। आपकी लेबर जो है, आपका देहाती लोग, ये मेरी बात लिखें, अगर पैसा अब क्या हो रहा है कि होना ये चाहिए कि जो अमीर लोग हैं खाते पीते वो तो शहरों में रहते हैं, होना ये चाहिए कि शहर का पैसा जो है ये ट्रांसफर हो रूरल एरियाज में। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं, इस नेगेटिव ग्रोथ से क्या साबित हो रहा है कि रूरल जो गरीब लोग है, गरीब किसान है, उसका पैसा ट्रांसफर हो रहा है शहरों में। सही। अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। इट्स ए स्कैंडल कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 0 पे चली गई है, 0 बल्कि नीचे के 0.16 गई है मेरा ख्याल है। इट्स ए स्कैम आमिर साहब, स्कैम है, मजाक है ये। आप रोज जो आपने गौर किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ये जो जलसे करते हैं और वो सड़क अनाउंस कर दी, तरक्याती है, इंप्रेशन ये देने की कोशिश करते हैं तमाम जलसों में कि पाकिस्तान जो है ना तरक्की पे यूं जा रहा है और इस तरक्की को रोकने के लिए दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं, आप जैसे, मेरे जैसे, आप जैसे जो है ना कि ये दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं। और ये वो लोग हैं जिनका ये इंडस्ट्रियल सबसे बड़ा इनका बैकग्राउंड ये, क्योंकि ये इंडस्ट्री से आते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक कर देंगे। जी, हो गया ठीक। ये सामने आ गए हैं फिगर्स, ये मेरे आपके नहीं हैं, ये गवर्नमेंट के अपने शुमारियात के फिगर्स हैं। और आप और मैं ये रोना रोते रहे हैं कि जनाब ये मुल्क में इशू ही नहीं बढ़ा, 4 मिलियन बेल्स कॉटन की कम हो गई, 33% कमी हो गई, और हम ये रोते रहे कि ये उसका फाइनल रिजल्ट ये आ गया है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके टैक्स के फिगर्स के अहदाफ पूरे नहीं हुए, आपके बजट डेफिसिट के अहदाफ पूरे नहीं हुए, आपके ग्रोथ रेट के अहदाफ पूरे नहीं हुए। बाकी मैं आप ऐड कर दूं, जो आप बिल्कुल फजी की बात कर रहे थे, अभी ये मार्च तक के फिगर्स आए हैं, अभी आप देखिएगा बजट से पहले वो तमाम हजरात जो थाप लगा रहे थे ना, साजदार साहब फिर जगलरी करेंगे और तकरीर करेंगे, सारे लोग यूं ही थंपिंग कर रहे होंगे। अभी भी वो कोशिश में है कि नूशा रहमान पे प्रेशर है कि ये 3G का लाइसेंस जल्दी से करके पैसे इकट्ठे कर दो, या प्रोविंसेस के पैसे लेट किए हुए हैं कि वो ताकि इसमें बजट में शो कर दिए। सो अभी भी उनके पास काफ़ी अप देयर स्लीव्स कुछ तरीके हैं, मगर बात ये है कि तमाम अहदाफ पूरे नहीं हुए। और ये बिजनेसमैन की उसके वो है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी जुबैर साहब ये ले रहे कि 8 साल रिकॉर्ड टूट गया है, वो भी गलत है। वो इसलिए कि जरा मैंने उसको जाके गौर से पढ़ा तो उसमें 26% जो ग्रोथ हुई है वो हुई है कारों में। कारों में शौकत अजीज साहब ने भी ये कर दिया था उस जमाने में, जो 6% 7% ग्रोथ ली थी कि आपका क्या है, आपने इतने सस्ती कर्जे कर दिए हैं कारों के, हर आदमी जो है ना कारें ले रहा है, और पाकिस्तान में कारें बनती नहीं है, असेंबल होती हैं। उसका अगेन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों का जो हाल है, जिसकी वजह से मेट्रो और ये ऑरेंज ट्रेनें बनाते फिरते हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। बुनियादी बात यह है कि वो भी जो दिखाई जा रही है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, फिर अगेन कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन भी वन टाइम चीज़ होती है, ये वो नहीं है। असल ग्रोथ होती है जब जहाँ से रोज़गार आपका हो,
और ये जो ज़राअत की आप कह रहे हैं ना ग्रोथ का, इसका सबसे ज़्यादा दो बड़े नुकसान हैं। इंडिया में मैं जिक्र करता रहता हूं कि उन्होंने कहा वो 6% ग्रोथ ले रहे हैं, मगर उन्होंने कहा कि बेरोजगारी हमारी बढ़ रही है क्योंकि ज़राअत के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, ज़राअत में नहीं होती, जो कि 50%, 50% लोग हमारे 60% ज़राअत से वाबस्ता हैं। अगर ये ज़राअत नीचे जाएगी, वो बेरोजगारी बढ़ेगी, वो शहरों में आएंगे और बेरोजगारी बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। तो मैं जस्ट उस समय में ख़त्म कर दूं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा खौफनाक है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये बेचारे जो सड़कों पे आए हुए हैं वो सही आए हुए हैं, खुदा के लिए उनकी कोई बात सुने। सही, ये जो आपने भी बात की क्लासा साहब, मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के हवाले से बात की, शहबाज शरीफ साहब तो खुद पंजाब असम्बली की बात कर चुके हैं कि हम किसान घराने से हैं और बड़ी मेहनत करके हम यहाँ पर आए, किसानों के मसाइल तो वो बखूबी जानते होंगे, तो फिर इन लोगों के मसाइल क्यों नहीं हल किए जाते? ये फैंसी टॉक होती है। बाद लोग ना रोमांटिसाइज करते हैं अपनी गुर्बत को, अपने बैकग्राउंड को। ये भी रोमांटिसाइज करने का, सेल करने का तरीका होता है कि मैं आप में से हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ जाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब ऐसे स्टंट करते रहते हैं, कई किए उन्होंने, कभी बूट चढ़ा लेंगे, प्लास्टिक के बूट चढ़ा के, वो सैलाब के दिनों में आने वाले ना मानसून में, वो प्लास्टिक के बूट उन्होंने स्पेशल रखे हुए, वो भी रखे हुए, लंदन से लेके आए थे किसी बड़े स्टोर से, पाउंड शॉप से। चलिए आपने ये अच्छा किया बता दिया, लंदन से लेके आए। हाँ, वहीं से लिए होंगे, यहाँ नहीं मिलते होंगे। दूसरा, उनको आपको याद है एक उन्होंने उस पर मोटरसाइकिल पे बैठ गए थे। अच्छा, लोग, हमारी पब्लिक बड़ी खुश होती है ऐसे स्टंट से। आप इस पे लाख तनकीद करते रहे, शहबाज शरीफ साहब ये काम बार बार करते हैं, नोटिस भी लेंगे, लोगों को मुअत्तल भी करेंगे, वो जेलम वाला पुल गिर गया उसके बाद तारीफें भी समेटेंगे, फिर इश्तिहारात भी चलाएंगे, वो सारे काम कर सकते हैं। अंदाजा करें इस मुल्क में कि एग्रीकल्चर जो फूड है, आपकी फूड सिक्योर करती है जनाब, उसकी जो ग्रोथ है उसकी नेगेटिव 0.19%। और कंस्ट्रक्शन जहां सरिया लगता है, आप नोट फरमाएं इस खबर में, जहां सरिया लगता है उसकी 13.1% उसकी ग्रोथ है। जहां सरिया, अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ आपने दिखानी है, कोई सरिया वाला काम ढूंढे। ये किसान जो है ना, गन्ना काश्त करने के बजाय या वहां पे वीट काश्त करने के बजाय वो वहां सरिये, मेरा ख्याल है तो सरिया वो कहते हैं कि जनाब हमारी तो इत्तेफाक फाउंड्री बंद हो गई है, मगर ये आने वाले दिनों में हम शायद खबर के पीछे काम करेंगे। काफी सारा ये बहरीन के जरिए आ रहा है, सऊदी सरिया बहरीन के जरिए आ रहा है, वो हम अगली दफा बताएंगे। किसान अपने खेतों में ना अब वहाँ सरिया बोना शुरू कर दें तो सेक्टर ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल, ये मुल्क की ज़राअत के हवाले से बात हो रही है। ये जो बातें की जाती हैं कि पाकिस्तान का किसान बड़ा खुशहाल है, पंजाब का किसान बड़ा खुशहाल है, किसान कितना खुशहाल है, तो ये यकीनन हम कहेंगे कि लाहौर के मॉल रोड पर जाकर देखा जा सकता है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।